वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने खनिज पोषण पढ़ा था। तो जो प्लांट्स अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए जिन तत्वों को उपयोग में लाते हैं और उसे किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं उसे कहते हैं खनिज पोषण। तो हमने जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी उनमें हमने इसकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था कि किस किस मेथड से इसमें स्टडी करी जा सकती है, या प्लांट्स में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों में उपस्थित खनिज जो पोषण होते हैं उनका कैसे पता लगाया जाता है। और फिर मैंने उसके बाद में आपको पढ़ाया था कि मिनरल न्यूट्रिशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे ब्रीफ में बात करेंगे। तो हमने पहले वाली जो क्लास है उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स को दो भागों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से थे? नॉन मिनरल एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स थे उसमें मैंने आपको कौन कौन से तत्व बताए थे? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने इसको बता दिया था कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को प्लांट्स वायु एवं जल के द्वारा पूर्ति करते हैं या प्राप्त करते हैं। फिर आपके जो टाइप 2 था खनिज तत्व या मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। तो इन जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी संख्या होती है 14, मीन्स इसमें 14 तत्व होते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये नंबर में होते हैं 3, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एलिमेंट्स या क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैं आपको बाद में पहले बता चुकी, तो इस पर थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इनका क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को के थ्रू वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बनिक तत्वों के या कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में काम में लेते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाता है और ऑक्सीजन को वो कैसे प्राप्त करते हैं? एनवायरनमेंट से, श्वसन के रूप में, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिएंट्स बताए थे, वो 14 होते हैं। और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स को भी हमने पहले वाली क्लास में दो भागों में डिवाइड किया था। कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट्स को ज़्यादा आवश्यकता होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी प्लांट्स को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है ये कौन कौन से होते हैं? इनको प्लांट की उपयोगिता की प्राथमिकता या उपयोग की प्राथमिकता या आवश्यकता के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो वो दो भाग मैंने कौन कौन से बताए थे आपको? एक तो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा था सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी प्रकृति में मात्रा तो कम पाई जाती है, लेकिन उनको प्लांट सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यूज़ में लेते हैं, इसलिए इन्हें प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये कौन कौन से थे? NPK। तो इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो ये क्रिटिकल एलिमेंट्स क्यों हुए? क्योंकि इनकी नेचर में या मृदा में
कम मात्रा होती है, लेकिन प्लांट्स इनका सबसे पहले व सबसे अधिक यूज करते हैं, इसलिए इन्हें क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें आते हैं आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो जो हम आज कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये है सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो उसको हम वैसे ही इंडेक्स बना के अच्छे से याद करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा स्रोत मीन्स सोर्स, यहाँ आ जाएंगे कार्य मीन्स फंक्शंस, फिर न्यूनता के लक्षण सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, और उपचार या ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैल्शियम, ठीक है। तो इसका स्रोत क्या क्या होते हैं? तो नेचर में यह कैल्शियम आयनों के रूप में पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि कैल्शियम आयनों के रूप में पाए जाते हैं। फिर सेकंड क्या है? जो रेतीली मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी मोस्टली कहाँ होती है? जैसे कि मरुस्थल जो होते हैं वहाँ पे। तो रेतीली मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है, क्योंकि वो रेतीली होती है इसलिए उसमें कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है। मीन्स कैल्शियम आयन उनमें कम मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे पहले कि ये जो कैल्शियम आयन होता है वो सेल वॉल या कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह सेल वॉल का मुख्य घटक होता है। सेकंड, यह सेल वॉल की मध्य पटलिका के निर्माण में सहायक होता है। तो सेल वॉल के अंदर जो मध्य पटलिका होती है उसके निर्माण में सहायक कैसे होगा कि ये जो मध्य पटलिका, ये मिडिल लैमेला होती है, उसमें क्या होता है? ये पैक्टेट के रूप में पाया जाता है, कैल्शियम पैक्टेट के रूप में। तो कैल्शियम पैक्टेट क्या होता है कि मान लो ये कोई फ्रूट है और इसमें जो वॉल होती है, जैसे कि मान लो ये है कोई फ्रूट, ठीक है। अब इसकी जो सेल वॉल रहेगी तो ये इंडिविजुअल सेल्स मान लो, और इन जो सेल्स के बाहर होंगे सेल वॉल, ठीक है। अब ये जो सेल वॉल रहेगी इनमें, इनके मध्य में ये कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब ये कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाए जाएंगे तो मतलब यहाँ पे कैल्शियम का जमाव हो जाता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जो आपके या तो इसी क्लास में आएंगे या आने वाले टाइम में आगे क्लासेस में आएंगे कि ये फलों का जो मीठापन होता है
वो किस पर निर्भर होता है, तो मध्य पटलिका के घुलनशीलता पे वो निर्भर करता है कि ये जो मध्य पटलिका है वो जितनी घुली हुई होगी, फ्रूट उतना ही ज़्यादा कोमल या सॉफ्ट होगा और उतना ही ज़्यादा मीठा होगा। मीन्स इस मध्य पटलिका के घुलने पर ही डिपेंड करता है कि फ्रूट कितना लचीला और मीठा होगा। ठीक है, तो सेल वॉल की मध्य पटलिका के निर्माण में सहायक होता है। थर्ड क्या है कि जो कोशिका झिल्ली है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता में सहायक होता है। मीन्स यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल के चारों ओर, वहाँ से ये पारगम्य हो सकते हैं या अन्य आयन के साथ जुड़कर उनको पारगम्य बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और एंजाइम के सक्रियण में या एंजाइमेटिक एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। कैसे? जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, एटीपेज, काइनेज, एमाइलेज आदि एंजाइम्स के सक्रियण में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ये जो कैल्शियम आयन होते हैं उनका प्लांट्स में और क्या फंक्शन होता है कि यह अमीनो एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को बनाने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, फिर अब जो ये कैल्शियम आयन है उसका मोस्टली प्लांट में क्या उपयोग होता है कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी में सहायक होता है, कोशिका की पारगम्यता में सहायक होता है, सेल वॉल की मध्य पटलिका में पैक्टेट के रूप में पाया जाता है जिससे वह थोड़ा कठोर होता है, और अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में ये संश्लेषण में सहायक होता है और सेल वॉल का मुख्य घटक होता है। फिर ये जो कैल्शियम आयन है वो किसी प्लांट में कम हो जाएंगे तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका जो मूल तंत्र है जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं वो प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा, और सेल्स हो जाएगी लचीली कम। ठीक है, मतलब सेल्स का जो लचीलापन है वो कम हो जाएगा, है ना। उसके अलावा क्या होगा कि जो लीव्स होती है उनमें हरिमाहीनता आ जाती है। हरिमाहीनता मैंने बताया था कि उसमें पर्णहरित का विघटन होने लगता है जिससे उसका हरापन खत्म होने लगता है और पीलापन आने लग जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो रूट सिस्टम उसका अफेक्ट होगा, उसके बाद में उस प्लांट में हरिमाहीनता आने लग जाती है। हरिमाहीनता आएगी तो उसमें फिर होगा उत्तक क्षय जिसे हम बोलते हैं नेक्रोसिस। उत्तक क्षय ऐसे होता है कि उस पर जो पत्ती होती है उस पर ब्राउन कलर के या येलो कलर्ड धब्बे बनने लग जाते हैं। मीन्स वहाँ से वो सेल्स बनने लग जाती है और धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उत्तक क्षय होता है। और जो कैरोटीन होता है उसमें वर्णक, प्लांट्स में कैरोटीन जो वर्णक होता है वो कम होने लगता है और पत्तियों पे बैंगनी व लाल धब्बे बनने लग जाते हैं। अब मैंने कल बताया था कि प्लांट्स में एंथोसाइनिन भी पाया जाता है जो एक प्रकार का वर्णक होता है। तो उत्तक क्षय होगा तो कैरोटीन का लेवल भी कम होगा और एंथोसाइनिन का जब लेवल बढ़ेगा तो बैंगनी व लाल कलर के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि जो पत्तियाँ होती हैं वो आगे व पीछे की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, मीन्स वो ऐसे ऐसे मुड़ जाएगी, दोनों तरफ से आगे व पीछे की ओर से पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं। और जो प्लांट के विभज्योतकी क्षेत्र होते हैं
वो खत्म होने लगते हैं। तो विभज्योत क्षेत्र क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था मेरिस्टेमेटिक जोन्स वो होते हैं जहाँ की सेल्स सुपर एक्टिव होती है और लगातार डिविजन्स कर रही होती है, तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन्स। मीन्स वहाँ पे लगातार जो विभाजन है वो होते रहते हैं। तो जब ये मेरिस्टेमेटिक जोन्स ही खत्म होने लग जाएंगे तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। तो मेरिस्टेमेटिक जोन्स या विभज्योत के क्षेत्र में वृद्धि रुक जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाएगी और टमाटर में विल्गन रोग उत्पन्न होता है। तो टमाटर में विल्गन रोग उत्पन्न होगा जिसे बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज कहते हैं। जो टमाटर में विल्गन रोग उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं ब्लूसम एंड रॉट रोग भी कहते हैं। मीन्स ये टमाटर है, ठीक है, इसमें उत्तक क्षय हो जाता है और ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाता है, जिसे बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट रोग। मीन्स वो सड़ने लग जाता है, ठीक है। इसका उपचार कैसे होता है, तो कैल्शियम अमोनियम सल्फेट व नाइट्रेट से उपचारित करते हैं। तो जब किसी प्लांट में ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे तो उसके सिम्टम्स देख के हम पता लगाएंगे उसमें कैल्शियम आयन की कमी है और उसको किससे उपचारित करेंगे, कैल्शियम अमोनियम सल्फेट व नाइट्रेट से उसे उपचारित करते हैं। लेकिन एक मेन पॉइंट क्या है इसमें कि जो भारत की सॉइल होती है उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि जो भारत की जो सॉइल है उसमें कैल्शियम की कमी नहीं होती है। फिर आता है आपके सेकेंड एलिमेंट मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये प्रकृति में मैग्नीशियम आयन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और मैग्नीशियम आयन के रूप में पाए जाने पर कभी कभार ऐसा होता है कि यह डोलोमाइट व ओलिविन के रूप में भी पाया जाता है। तो नेचर में ये कैसे प्राप्त होगा कि यह मैग्नीशियम आयन के रूप में पाया जाता है, उसके अलावा कभी कभार यह डोलोमाइट व ओलिविन के रूप में भी पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि यह हरित लवक का घटक होता है। मीन्स यह क्लोरोफिल का घटक होता है। आपने कभी क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो उसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका क्या काम है कि यह क्लोरोफिल का या हरित लवक का मुख्य घटक होता है। और जब ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक होगा तो आपको पता है कि हरित लवक किस काम में आता है, फोटोसिंथेसिस के। तो इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। इसके बाद में इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो आपके राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं
स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। तो ये आपकी जो राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है उनको यह आयन जोड़ने का कार्य करता है। तो राइबोसोम की उप इकाइयों को जोड़ने का कार्य करता है। फिर ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए या एंजाइमेटिक एक्टिवेशन में हेल्पफुल होता है। तो कौन कौन से एंजाइम्स में एक्टिव होंगे? डीऑक्सीराइबोज और उसके अलावा डीऑक्सीहेक्साकाइनेज एक्सेट्रा एंजाइम इससे एक्टिव होंगे। और इसकी न्यूनता के लक्षण क्या होंगे? तो क्योंकि मैंने इसमें बता दिया कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये हरित लवक का मुख्य घटक होता है। तो सबसे पहले पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होगी। पत्तियां मुरझा जाएगी, वह झड़ने लगेगी, ठीक है। जब पत्तियां मुरझा जाएगी और झड़ने लगेगी, कुछ प्लांट्स में ऐसे होता है कि जो लीफ का शीर्ष होता है वो और उसकी शिराएं वेंस ये पीली पड़ने लग जाती है। मीन्स उनमें क्या होने लग जाता है? हरिमाहीनता। जब हरिमाहीनता होगी तो उसमें होंगे उत्तक्षय मीन्स नेक्रोसिस। और जब उसमें उत्तक्षय होगा तो धीरे धीरे वह प्लांट मरने लगेगा। और लास्ट में उसमें जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं कि टोबैको या तंबाकू में सैंड डाउन डिजीज मैग्नीशियम आयन की कमी के कारण होती है। तो ये इसके मोस्ट डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हो गए। और उसका उपचार किसे करेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट से इसे उपचारित करेंगे। तो प्लांट को वापस उसकी जो प्रिमिटिव स्टेज है या पूर्व वाली अवस्था है उसमें ला सकते हैं। फिर आपकी थर्ड है सल्फर। तो जो सल्फर है वो मृदा में सल्फाइड के रूप में या सल्फर आयंस के रूप में पाया जाता है जनरली। तो और इसके कार्य क्या है कि यह अमीनो अम्ल व विटामिन जो सल्फर युक्त होते हैं जैसे कि बायोटीन, थायमिन आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसके कार्य क्या होंगे कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल एवं विटामिन के निर्माण में यह सहायक होते हैं। और वो विटामिन व अमीनो अम्ल कौन कौन से होंगे? बायोटीन, थायमिन आदि, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रेसिकी फैमिली है, ब्रेसिकी फैमिली मीन्स सरसों एवं प्याज, उनके अंदर जो ज्वलनशील तीखी वाष्पशील गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हो गए
कि सल्फर युक्त अमीनो एसिड व विटामिन्स जैसे कि बायोटिन व थायमिन के निर्माण में सहायक होते हैं। उसके अलावा ब्रेसिकी फैमिली जैसे कि सरसों व प्याज में जो ज्वलनशील तीखी गंध होती है वह वाष्पशील होती है और वो गंध होती है सल्फर की उपस्थिति के कारण। डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या होंगे? वही सेम कि प्लांट के विभजोतकी क्षेत्र नष्ट हो जाएंगे जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, तो जब प्लांट की ग्रोथ रुकेगी तो प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा। उसकी लीफ पर नीले व लाल रंग के धब्बे आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगेगी और उसमें वही सेम प्रोसेस होगी, हरिमाहीनता आएगी, नेक्रोसिस होगा और कंप्लीट सिम्टम्स वही होंगे जो पहले वाले प्लांट्स में आए थे उसके। और उसकी जो वृद्धि एवं संतुलित विकास है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है और इससे उपचारित करते हैं सल्फर युक्त उर्वरक से या इसकी सबसे ज़्यादा कमी हो जाती है। जो सल्फर युक्त उर्वरकों से कम मतलब उसके कंपनसेट नहीं कर सकते तो उसमें जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड्स इसमें मिलाते हैं, उसके बाद में उसके अंदर जिप्सम मिलाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है और इसके साथ ही आपके सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ख़त्म होते हैं। और इसके आगे मैं आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पढ़ाऊँगी जो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूँगी। थैंक यू।